एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझते हुए पढ़ना है, समझते हुए, ठीक है। इसको उस तरीके से नहीं पढ़ना है जिस तरीके से अन्य किताबों का अध्ययन करती हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से रामबाण है आपके लिए। क्या है? रामबाण। जिसने इस क्लास को कर लिया उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। परीक्षा में जो एक दो नंबर से आप रह जाते हैं या कई प्रश्न गलत हो जाते हैं वो अब नहीं होंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की क्लास प्रारंभ की है। ये चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको एकदम पेटेंट दवा की तरीके से इसको ग्रहण करना है। ये एंटीबायोटिक है। छात्र पढ़ते तो हैं लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि छात्र सही तरीके समझ नहीं पाते हैं। पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है लेकिन समझ कौन विकसित करेगा? ठीक है, चलिएगा आज हम देखते हैं विविधता एवं भेदभाव। हम क्या हैं और कैसे हैं यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम क्या हैं और कैसे हैं ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और उसके इतिहास पर असर पड़ता है। कल की अगर क्लास आपको पता होगी तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि सामाजिक स्तर पर जो विविधता नजर आती है वो इतिहास के कारण हुई, उत्पन्न हुई है। और भौगोलिक स्तर पर जो विविधता नजर आती है वो जलवायु के कारण हुई। मेरी बात को समझ रही है? इतिहास में यही सवाल यहां पर पहले ही खड़ा कर दिया है। आप लोगों को अगर कम दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम और क्लियर कर दे रहे हैं। अब दिख गया होगा, अब दिख गया होगा। हम कल की क्लास को याद कीजिएगा। कल की क्लास में हमने क्या बताया था कि भौगोलिक स्तर पर भी विविधता नजर आती है और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का मतलब है ऐतिहासिक स्तर पर भी विविधता नजर आती है। ठीक, यानी कि जो हमारे भारत में जो विविधताएं नजर आती हैं वो दो स्तर पर नजर आती हैं, भौगोलिक और सांस्कृतिक स्तर पर। क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे, क्या हम बोलेंगे, क्या हम किस धर्म को अपनाएंगे, कल का अगर आपको केरल और लद्दाख वाला एरिया पता होगा तो आप समझ गए होंगे। समीर की कहानी कल की अगर पता होगी तो आप समझ गए होंगे, हैं? विविधता किससे उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे विविधता का अनुमान हमेशा हमेशा हम भौगोलिक और ऐतिहासिक स्तर पर लगाते हैं। ठीक, बात समझ में आई? हाँ, अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। आप देख रहे होंगे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत, अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। जैसे कि आप देखेंगे कि धर्म, भारत में कई प्रकार के धर्म चलते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण आप देखेंगे
भारत में कई प्रकार के नृत्य चलते हैं, आप देख रहे होंगे। भारत में कई प्रकार के आप देखेंगे भाषाएं हैं। भारत में आप देखेंगे तो कई प्रकार की पोशाकें आपको नजर आएंगी, खान पान भी कई प्रकार का नजर आएगा। भौगोलिक स्तर पर देखें तो जम्मू कश्मीर की अलग स्थिति होगी, दिल्ली की अलग स्थिति होगी, उत्तर प्रदेश की अलग स्थिति होगी, राजस्थान की अलग स्थिति होगी, गुजरात की अलग स्थिति है, अरुणाचल प्रदेश की अलग है, म्यांमार की अलग है, अंडमान निकोबार की अलग है, लक्षद्वीप की अलग है। भौगोलिक स्तर पर देखें तो तब भी भारत हमको कैसा विविधताओं से भरा हुआ देश नजर आता है। तो यानी कि एक स्तर पर नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्तर पर भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, ठीक। और इसका विविधताओं से भरा हुआ देश है, इस कारण हमारे समाज में क्या है, भेदभाव है। लेकिन फिर भी कल हमने आपको बताया था कि अनेकता में एकता है। वो कैसे मैसेज दिया गया, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सभी लोग एक साथ शामिल हुए थे और इसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग इस बात का मैसेज देता है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकता, बंधुत्वता जैसे कॉन्सेप्ट डाले गए। तो यानी कि भारत कैसा है, अनेकता में एकता वाला देश है। भारत में आप देखेंगे कि सामाजिक स्तर पर जो विविधता है उसको समानता लाने के लिए हम एक लंबी लड़ाई, एक लंबा संघर्ष किए और इसके बाद में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसी असमानता को समाप्त करने के लिए प्रावधान रखा गया। इसी असमानता को समाप्त करने के लिए क्या रखा गया, प्रावधान रखा गया है। ये सब चीजें आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का मतलब यह नहीं होता है केवल किताब के तरीके से चलना है, बहुत सारी चीजों को जोड़ के समझना होता है, ठीक है। हाँ, तो संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। अभी हमने आपको बताया था धार्मिक स्तर पर भारत कैसा है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। पहला, धार्मिक स्तर पर देखें तो दुनिया में 8 धर्म हैं, लेकिन भारत में ये 8 धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक। यहां 16 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान समय में तो आप कह सकते हैं 22 भाषाएं हैं। जो लोगों को मातृभाषा है, यहां 100 से ज्यादा के नृत्य किए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया, यहां यह विविधता हमारे सुख होने का कारण नहीं बताती है, यह विविधता हमारे सुख होने का कारण नहीं बताती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बात करते हैं। यानी कि हम किन लोगों के साथ सुरक्षित दिखते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं। किस स्तर पर, बात करने के स्तर पर, कपड़े पहनने के स्तर पर, हमारी तरह सोचने के स्तर पर। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। ऐसा होता है जब हम किसी कश्मीरी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमको अपरिचित टाइप का महसूस होता है। केरल वाले लोग से मिलिएगा तो आपको यह लगेगा कि ये भारतीय के लोग हैं, या नागालैंड के लोगों से मिलिएगा, दिल्ली वगैरह में नागालैंडी लोग रहते हैं तो आप देखेंगे उनके घुंघराले बाल होते हैं, ये लगेगा दक्षिण अफ्रीकाई लोग आए, उनसे बात भी नहीं करेंगे आप, ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। कोई बिहार का व्यक्ति मिल जाता है उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति को तो हो सकता है उससे बातचीत भी
एक अजीब होती है, क्योंकि उसकी भाषा अलग है। धर्म भले ही एक है, भाषा के आधार पर हम क्या करते हैं, उससे भेदभाव करने लगते हैं। ये भेदभाव भारत में देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पर समझते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं कि वे हमें अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना ली। आपने भी देखा होगा, जो अन्य तरीके से लोग दिखते हैं तो उनके प्रति हमारी एक अलग धारणा हो जाती है, और यही जो धारणा है, यही धारणा क्या कहलाती है, पूर्वाग्रह। जो हम एक दूसरे लोगों के प्रति कुछ धारणा बना लेते हैं, उसी धारणा को हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। ठीक है, हमने सोच लिया कि केरल का व्यक्ति इस तरीके का है, अब वो हमारे मन का भ्रम है। हमने ना जानने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की, क्योंकि जो हमारे दिमाग ने बता दिया उसी को हमने मान लिया। इसी को क्या बोला जाता है, पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह के आधार पर भी हम भेदभाव करने लगते हैं, और इससे हमारे समाज में विविधता उत्पन्न हो जाती है। मेरी बात को समझ रही है मेरे दोस्त? है? यहां तक बात क्लियर है? एक बार बताइएगा। यहां तक बात क्लियर है? यही होता है या नहीं? क्या हमारे दिमाग का एक भ्रम बन जाता है, उसी के आधार पर हम भेदभाव करने लगते हैं? हाँ, यस। चलिएगा, देखो, जिसकी हम बात कर रहे थे वही हमारे समक्ष आ गया। अब क्या है, सामने है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? हम अक्सर आपसे बोल देते हैं पूर्वाग्रह विचारधारा मत रखिएगा, है, बोल देते हैं। तो पूर्वाग्रह है क्या? पहले तो इस बात को समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि पूर्वाग्रह के आधार पर किस तरीके से विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है? हाँ, देखिएगा, उन कथनों को देखिएगा जो आपके ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। ये सब काम आप कर लेना। इधर आते हैं, सीधा 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 हम इधर आते हैं। ये काम आपका है, आप कर लेना। चलो, इसमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अन्य विश्वासी की तरह देखते हैं। यानी कि एक शहरी तकवा है और एक ग्रामीण तकवा है। ठीक है, ग्रामीण लोग हैं और शहरी लोग हैं, इसके बारे में उसने फर्क किया है। जो लेखक है उसने किस स्तर पर, उसने एक कहानी के माध्यम से ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में बताया है। उसने कहा कि शहरी लोगों से, शहर के जो लोग होते हैं वो ग्रामीणों को कैसा समझते हैं, तो अज्ञानी समझते हैं, अंधविश्वासी समझते हैं। अज्ञानी और अंधविश्वासी समझते हैं। ये लेखक किसके विषय में बता रहा है? ग्रामीण लोगों के बारे में कहते हैं कि ऐसा एक पूर्वाग्रह, एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पूर्वाग्रह के आधार पर किस तरीके से भिन्नता उत्पन्न होती है, तो लेखक ने दो लोगों को लिया है, एक शहरी लोगों को, एक ग्रामीण लोगों को। तो लेखक बताता है यहां पर कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके बारे में हमेशा अनुमान लगाया जाता है
कि वो अज्ञानी और अंधविश्वासी होते हैं। ऐसा हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। ठीक, अच्छा, जबकि शहर में रहने वाले लोग आलसी, चालाक, सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह दिखते हैं। ये भी हम कहते हैं। शहरी लोगों के बारे में क्या कहता है लेखक? कहता है कि वो आलसी होती हैं, वो चालाक होती हैं और पैसे से केवल मतलब रखती हैं, ठीक, बाकी किसी से नहीं। तो दो टाइप के लोग हैं, ये किसी ने बताया नहीं है, ये आपके दिमाग की उपज है। किसके? आपके दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज है। शहर का जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है? जो ग्रामीण लोग होती हैं वो अज्ञानी होती हैं। शहर का व्यक्ति सोचता है। ग्रामीण व्यक्ति क्या सोचता है? शहर के जो लोग होते हैं वो चालाक होती हैं, पैसे से उनका केवल मतलब होता है और वो आलसी होती है, काम नहीं कर सकते हैं फुर्ती से, वो खेतों में काम नहीं कर सकती हैं। आप कहने ही लगते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि शहर का है 2 किलोमीटर नहीं चल पाएगा, है? ये क्या है? हमारा पूर्वज ग्रह तो है। शहर का है तो वह 2 किलोमीटर नहीं चल पाएगा। ये तो विकास जी भी बोलते हैं, बोलते हैं, बताइएगा, है? तो इसीलिए तो ये क्या है? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह के आधार पर हमने क्या भिन्नता उत्पन्न कर ली। समझने की कोशिश करो, सवाल यहीं से उठेगा, ठीक है? हाँ, अब यहां से पढ़ो। पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वह पूर्वाग्रह के रूप में ले लेते हैं। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी, चालाक, कंजूस, कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। ये तो हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि यहाँ के लोग आलसी होते हैं, यहाँ के लोग चालाक होते हैं, यहाँ के लोग कंजूस होते हैं, यहाँ के लोग अज्ञानी होते हैं, यहाँ के लोग अंधविश्वासी होते हैं। ये तो अपने दिमाग में तो बिठा लिया है। हाँ, इस स्तर पर भी भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। यह हम भी सोचते हैं, आप भी सोचती होंगी क्या कि किसी काम को करने का एक ही तरीका सबसे अच्छा और सही है, तो हम दूसरों की इज्जत नहीं करते। ठीक, जैसे कि छात्रों के विषय में ही ले लें। छात्रों को लगता है एनसीईआरटी हम पढ़ लेंगे। उनको लगता है कि बताइएगा रोहित सर ने 1.5 घंटे में एक टॉपिक खत्म किया, हम तो इसको 15 मिनट में निपटा लेते हैं। ये लगता ही है छात्रों को, पढ़ना ही तो था, 15 मिनट में पढ़ लेते। लेकिन क्या उन बिंदुओं को आप समझ पाते? नहीं समझ पाते। यही है, और इसीलिए इस कार्यक्रम से लोग ले तो लिए हैं लेकिन क्लास नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यह बात है कि जल्दी से कर सकते हैं। ठीक, कहने का अर्थ यही है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। आपने देखा होगा, आपके गांव में कोई इंग्लिश बोलने वाला आ जाए या आपके आसपास में,
तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो अंग्रेजी में बात कर रहा है। आप भले ही कोई आपके समाज में हिंदी भाषा में उत्कृष्ट भाषा में बात कर रहा हो, तब भी आप उस तरीके से उसे भाव नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेजी भाषा आपके दिमाग में क्या बन गया है, एक थॉट बन गया है कि अंग्रेजी भाषा ही बेहतर है। यही तो थॉट बन गया है, इसीलिए तो उसकी इज्जत कर रही है। हिंदी भाषा अच्छा बोलने वाला प्रकांड पंडित, उसकी आप इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि उसको आप क्या करते हैं, उसको आप मानते हैं कि ये बेहतर नहीं है। ठीक है, तो ये दिमाग यानी कि पूर्वाग्रह क्या करता है, आपको हमेशा हमेशा नकारात्मक निर्णय की तरफ ले जाता है। एथिक्स से जुड़ रहा है मेरे दोस्त। पूर्वाग्रह हमेशा हमेशा आपको नकारात्मक की तरफ लेके जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, चलिएगा। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, यानी कई प्रकार से हम पूर्वाग्रह अनुमान लगा लेते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही लगा लेते हैं। तो ये क्या है, पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव करने लगते हैं। ठीक, चलिए। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि उनसे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। क्या कर देते हैं, दुख पहुंचा देते हैं। अरे क्या है भैया, क्यों नहीं हो रहा, दुख पहुंचा देते हैं। यानी कि पूर्वाग्रह के आधार पर हम समाज में भेदभाव उत्पन्न कर देते हैं। दुख पहुंचाने का मतलब यह है, पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव उत्पन्न होता है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। जैसे कि एक हमारे समाज में और है, क्या, लड़का और लड़की के बारे में, कि यार लड़का होना चाहिए था या लड़की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। लड़का है तो ये काम नहीं करेगा, लड़की है तो ये काम नहीं करेगा। ये कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है? लिखा तो कहीं नहीं है। ये हमारे समाज में एक क्या बन गया है, धारणा बन गई है और हमारे दिमाग की उपज है। और ये क्या है, पूर्वाग्रह तो है या नहीं पूर्वाग्रह? इस आधार पर हम लड़का और लड़की में फर्क करने लगते हैं, हां या नहीं? बिल्कुल। और यह भेदभाव पूर्वाग्रह के आधार पर उत्पन्न होता है। बताओ, है? बताओ भाई, होता है? यस। तो इसी बात को यहां पर आगे बताया गया है, लड़के और लड़कियों से में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरीके के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इन भेदभावों से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, उनमें से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की को इस तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, हमें सोचने वाली क्या बात है। जैसे कि अब ये हमको लेखक लेके चलता है एक अन्य कहानी की तरफ। किस कहानी की तरफ? हाँ, इस कहानी की तरफ। अगर हम इस कथन को लें कि लड़का है
तो रोते नहीं है। लड़के क्या होती हैं? रोते नहीं है। समाज में ये आपने सुना होगा, क्या लड़के कभी नहीं रोते हैं? आपने समाज में यह भी सुना होगा कि लड़के रोते हैं क्या, या लड़कियों की तरीके से रोते हो? ऐसा आपने अपने दोस्तों में भी सुना है, सुना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। क्या ऐसा कहीं लिखा है कि लड़के नहीं रोते हैं, या लड़के रोने के लड़के ने रो दिया तो कहीं गुनाह है? लेकिन हमारे समाज ने क्या बना दी? ये एक प्रथा बना दी। ठीक है, ये क्या बन गई? प्रथा बन गई है कि हम यही बात सोचते, हमारे दादाजी यही बात सोचते थे, हम भी सोचने लगे, हमारे बच्चे भी यही बात सोचने लगे। ये पूरे समाज में एक प्रथा बन चुकी है। ये क्या है? रूढ़ी है, रूढ़िवादी परंपरा है। ठीक है, तो रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर भी हमें समाज कैसा देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे भेदभाव नजर आता है समाज में। ठीक है, अभी हमने भेदभाव किस आधार पर देखा था? बताइएगा कमेंट करके। आप लोग मुझे लगता है भूल गए। पूर्वाग्रह के आधार पर। अब हम जो भेदभाव देखने वाले हैं वो किसके आधार पर? रूढ़िवादी के आधार पर। ठीक, क्या है? अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं है, तो आप देखेंगे यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। यही होता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं, रो मत, तुम तो लड़के हो। ठीक है, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। ये क्या है? ये हमारे दिमाग में जो एक थॉट बैठाया गया है, ये क्या है? ये तो एक परंपरा ही है, परंपरा ही है। कहते हैं कि कोई बच्चा गिर गया, अरे यार तुम तो बहादुर हो, तुम क्यों रो रहे हो, उठो, तुम तो शेर के बच्चे हो, तुम शेर हो, शेर कभी रोते नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें। यहां तक कि अगर किसी लड़के को रोना भी आए तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़के और लड़की दोनों में कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आ जाए या दर्द हो जाए। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे ने चिढ़ाया या उसका मजाक बनाया है। अगर कोई लड़का रोने लगे तो ये लगता है कि दूसरे लोग हमारा मजाक बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो और नहीं रोता है, क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता बना दी गई है कि लड़के रोते नहीं है। ठीक, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। समाज की इन मान्यताओं को बिना सोचे समझे हम मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए, और हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखते हैं। ये क्या है? एक प्रथा ही तो चली आई, बताओ। और इस आधार पर हमारा देखने का जो नजरिया है वो अलग हो जाता है। यानी कि हम प्रथा के आधार पर अपने आप को, अपने दिमाग को उसी तरीके से बना लेते हैं और भेदभाव करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? भेदभाव करने लगते हैं। इसी भेदभाव को क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणाएं। इसी भेदभाव को हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी भेदभाव या परंपरावादी भेदभाव। इसी भेदभाव को हम क्या कहते हैं? परंपरावादी भेदभाव है। हाँ, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है या नहीं? बताओ।
रूढ़िवादी धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोग एक ही छवि में बन जाते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, जो अभी हम आपको बता रहे थे। ठीक है, हम क्या सोचने लगते हैं कि नहीं, लड़के हैं तो रोएंगे नहीं, लड़कियां हैं तो ये करेंगी, लड़के हैं तो ये करेंगे। ये जो क्या है, ये तो एक परंपरा ही तो है, एक हमारी धारणा ही तो है। इसको हम परंपरावादी धारणा कह सकते हैं, इसको हम रूढ़िबद्ध धारणा कह सकते हैं। और ये किसने बनाया हमारे समाज में? कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। आपने देखा होगा भारत में कई धर्म हैं और कई धर्मों के बारे में या धर्म के आधार पर या किसी अन्य चीजों के आधार पर हम क्या कहने लगते हैं, वो तो कंजूस हैं। क्या हैं? कंजूस हैं। वो कैसे हैं? अपराधी किस्म के हैं, वो बेवकूफ हैं। आपने सुना होगा, एक यहां किसी को ले नहीं रहा हूं, एक हम उदाहरण के तौर पे बता रही हैं, एनसीईआरटी में अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। महिलाओं की, बच्चियों या लड़कियों के लिए क्या कहा जाता है कि वो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं। क्या करते हैं? पढ़ाते नहीं है। कल ही हमने आपको बताया था, यह हमारे समाज में एक धारणा बन चुकी है? हमारे समाज में ऐसी धारणा ही तो बन चुकी है कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ती नहीं। क्या ऐसा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। हमारे दिमाग की उपज है। ठीक है, वो एक क्या हो सकता है, गरीबी का कारण हो सकता है। वो मुस्लिम धर्म में भी हो सकता है, अन्य धर्मों में भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी धर्म विशेष से शिक्षा का कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग की ये उपज है। ठीक है, हाँ, इसी को हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में ये धर्म के लोग कंजूस होंगे, अपराधी होंगे, बेवकूफ होंगे। ये तो हर धर्म में, हर देश में, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। हैं? मिलेंगे या नहीं? अभी जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया। ठीक है, तो वो एक क्या है, गरीबी का कारण है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके जो हमारे दिमाग में धारणाएं बन जाती हैं, वो क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। हाँ, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उन समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। ठीक है, पूरे समूह के बारे में ऐसी धारणा नहीं रख सकती है, या किसी धर्म के बारे में ऐसी धारणा नहीं रख सकती है। किसी व्यक्ति, अब कोई मान लीजिएगा, कभी कभी आपने अपने समाज में सुना होगा, करे यार, तुम आप ही के समाज में कोई आपका परिवार है, दूसरा कोई बगल ही में परिवार रह रहा है, उसके बारे में आप कहने लगते हैं, करे यार वो तो शुरू ही से कंजूस रही। ऐसा सुना होगा है? बीरेन जी तो ऐसा सुने हैं, सुना होगा आपने। तो मान लीजिएगा ऐसा एक व्यक्ति था, कोई एक व्यक्ति मान लीजिए था, लेकिन आप उसके पूरे परिवार को कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, ये क्या है, आपके दिमाग की उपज है? ऐसा हर एक घर में, परिवार में व्यक्ति हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, यही चीज है, इसी तरीके से समझा रहा है।
इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। यानी कि हमारी जो धारणा है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी देश के बारे में, तो हम उसमें वही चीजें देखेंगे, उसमें कुछ अलग देखने का प्रयास करते ही नहीं, ठीक नहीं करते हैं, ठीक है ना। अपने दिमाग में हम जोड़ देते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण यहां पर बहुत अच्छा दिया है, क्या? जैसे कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ये कहां लिखा है? लेकिन हमारे समाज में क्या है कि अरे हवाई जहाज लड़कियां उड़ाएंगी, ऐसा ही तो सोचने लगते हैं। अब फिर भी ये परंपराएं बहुत सारी टूट गई हैं। पहले हमारे समाज में जो लड़कियां थीं उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। आपने देखा होगा कि कई नौकरियों में लड़कियों को दिया ही नहीं जाता था, जैसे कि फौज हो गई या कई प्रकार की नौकरियां हो गई, उनमें नहीं जाती थी लड़कियां। अब सब में भागीदारी ले रही हैं बढ़ चढ़ के। ये क्या था? हमारे दिमाग की या हमारे समाज की एक भ्रम ही तो था, है? उस परंपरा को तोड़ा गया। अभी क्या बनी हुई है परंपरा कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, ऐसा लगता है। तो ऐसा कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। हाँ, आगे क्या? हाँ, जो अभी हमने कहा था वो यहां दिया गया है। मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, ऐसा। हाँ, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं, जबकि अध्ययन यह दिखा रही है कि मुसलमानों की गरीबी का इसका महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। क्या है? गरीबी का एक कारण है। यह मुसलमान नहीं में नहीं होता है, यह सभी धर्मों में हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे समाज में क्या है, इस बात को मान लिया है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है, बस, और कुछ नहीं। चलिएगा आगे देखते हैं। इधर का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। यानी कि हमारे समाज में क्या है कि कई प्रकार की लोगों के दिमाग में ऐसा भ्रम बना लिया जाता है कि यार वो तो ऐसे ही रहे हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकती हैं, बल्कि हो सकता है उसके अंदर काबिलियत हो, लेकिन उसे हम आना नहीं दे रहे हैं। किस आधार पर? परंपरावादी आधार पर, रूढ़िबद्ध सोच के आधार पर, रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर, ठीक है। तो इस आधार पर भी क्या होता है? भेदभाव उत्पन्न होता है। तो दो तरीके अभी हमने देखे। भेदभाव यानी कि विविधता कैसे उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे कल के टॉपिक में हमने सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर हमने विविधता उत्पन्न होते देखी, हमने भौगोलिक स्तर पर विविधता उत्पन्न होते देखे। आज हमने उसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमने देखी पूर्वाग्रह के आधार पर विविधता का उत्पन्न, हमने देखा रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर विविधता का उत्पन्न है या भेदभाव, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। क्या? असमानता एवं भेदभाव, असमानता एवं भेदभाव, ठीक है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव कब उत्पन्न होता है? जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं से व्यवहार करते हैं,
तो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ये एकदम दिमाग में फिट रखना, ठीक है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी में करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं पे, हैंडपंप पे पानी नहीं लेने देते हैं, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले हमारे समाज में यही चल रहा था, है? पहले हमारे समाज में यही तो चल रहा था। आज भी गांव में आपको नजर आ जाता होगा, आता है। ये क्या है? सामाजिक स्तर पर भेदभाव उत्पन्न किया गया। ये भेदभाव क्यों आया? रूढ़िबद्ध और पूर्वाग्रह के कारण। ऐसा ही तो हमारा विचार है, ऐसे ही तो हमारे समाज में विचार उत्पन्न हो गया कि इन लोगों को मत छूइएगा, इन लोगों को मंदिर में मत जाने दीजिएगा, इन लोगों को जो कप दिया गया है उसमें पानी मत पीजिएगा, इनका जूठा मत पीजिएगा। ये सारी चीजें हो गई हैं। किस आधार पर? तो आप कहेंगे पूर्वाग्रह के आधार पर। ये जो समाज में उत्पन्न भेदभाव है, ये जो समाज में उत्पन्न भेदभाव है, ये किसके कारण हुआ है? तो आप कहेंगे किस कारण हुआ है? तो आप कहेंगे पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध सोच के कारण। ठीक, रूढ़िबद्ध सोच के कारण। हां, अभी भी ग्रामीण तत्वे में अभी भी नजर आता है, लेकिन अब बहुत कुछ सुधार है, ठीक है। हाँ, चलिएगा। भेदभाव कई कारणों से होता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म के आधार पर हम भेदभाव करने लगते हैं और देखा जाता है, ठीक है। तो भेदभाव का एक कारण बनता है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं, रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। हम क्या सोचते हैं कि उनकी जो प्रथा है, उनका जो रिवाज है, उनकी जो परंपरा है, वो हमसे नीचे है या हम ऊंचे हैं। ऊंच नीच का जो फर्क होता है, यही तो समाज में भेदभाव उत्पन्न कर देता है। ये क्यों आया उत्पन्न भेदभाव? तो आप कहेंगे परंपरा के आधार पर, रूढ़िवाद विचार के आधार पर, इसी कारण तो आया, और कोई कारण नहीं है। हाँ, कल की बात कर रहे हैं। दोनों समीर में एक ही अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब था, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, ठीक। कल की कहानी क्लियर होगी। विविधता का पहलू नहीं मानते हैं, यह तो असमानता है। आप लोग, हाँ, बहुत लोगों के पास खाने कपड़े, घर के मूल जरूरतों को पूरा करने के साधन, पैसे नहीं होते। इसका कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आपने देखा होगा गरीबी स्तर पर भी भेदभाव होता है। किसके आधार पर? गरीबी के स्तर पर। यानी कि असमानता भी एक भेदभाव का बड़ा कारण बन जाता है? आपने देखा होगा, आप समाज में इस बात को देखिएगा, गरीब व्यक्ति है तो असमानता के कारण बन जाता है, ठीक। गरीबी के स्तर पर भी ये क्या है? हमारे
दिमाग की उपज है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों की तरह ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अभी हमने आपको बताया विविधता के आधार पर तो भेदभाव होते ही है, लेकिन असमानता के आधार पर भी भेदभाव होता है। एक तो इस कारण कि उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता है। यानी कि आप जिस समुदाय से आते हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि आपकी जो संस्कृति है वो मूल्यवान संस्कृति नहीं है। ठीक है, हमारे समाज में एक ऊंच नीच का फर्क मान लिया जाता है। अगर हम अपनी भाषा में आपको समझाएं, इस आधार पर क्या हो जाता है, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण, गरीब हैं, आपकी संस्कृति भी मूल्यवान नहीं है, यह समाज ने एक्सेप्ट कर लिया और आप गरीब हैं, तो एक भेदभाव का बड़ा कारण बन जाता है। ऊपर दिए गए वे गरीब हैं जिनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों को, धार्मिक समूहों को खास क्षेत्र में करना पड़ता है। आपने देखा होगा हाँ, यस, चलिएगा, ये बात यहां तक बात क्लियर हुई? बताओ, यहां तक बात क्लियर हुई? बताइएगा, यहां तक बात क्लियर है सभी लोगों की? कोई दिक्कत किसी को? नहीं? हाँ, यस, चलिए अब देखते हैं भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई इत्यादि। आप देखेंगे कि काम करने के आधार पर भी हमारे समाज में क्या हो जाता है, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। और ये भेदभाव अगर हम कहें कि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी के आधार पर आता है, तो आप मानेंगे यस या नो? बताओ, हाँ या ना? कितने लोग मानते हैं कि ये जो भेदभाव है ये किस आधार पर आता है? तो हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादी सोच के आधार पर आता है? हाँ, यस, कुछ कामों को दूसरे के मुताबिक अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों का सामना करने में कम महत्व माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा, अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, यानी कि कल की क्लास अगर आप याद करेंगे तो आपको हमने बताया था कि समाज में जो भेदभाव उत्पन्न होता है उसका सबसे बड़ा कारण है जाति व्यवस्था। और भारत में यह जाति व्यवस्था के आधार पर जो कामों को बांटा गया है, ठीक है, जाति व्यवस्था के आधार पर जो कामों को बांटा गया है उस आधार पर भी भेदभाव हो रहा है। यानी कि ये काम करने वाले लोगों को हम कैसा समझने लगते हैं, अपवित्र समझने लगते हैं, गंदा समझने लगते हैं। हाँ, हे दृष्टि से इनको देखने लगती हैं, जबकि कार्य आप भी कर रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, किसी का कार्य है बाल काटना, वो भी अपना काम कर रहा है। काम तो दोनों ही का है या नहीं? काम वो भी कर रहा है, काम आप भी कर रहे हैं। ना हर एक व्यक्ति पढ़ा सकता है, ना हर एक व्यक्ति बाल काट सकता है? हर एक व्यक्ति पढ़ाने लगेगा तो बाल कौन काटेगा? तो पढ़ाएगा कौन? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर
समाज को चलाने के लिए सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यहां पर किसी स्तर पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था के लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। हाँ, जिन्होंने अपने आप को एक श्रेणी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने उन्हें अपनी ऊंची जाति या उत्कृष्ट कहा। जिस समूह को, यही होता है जाति व्यवस्था में, क्या होता है कि एक जाति अपने आप को बहुत ऊंची जाति समझने लगती है और एक जाति को निम्न रख देती है। हाँ, दिख रहा होगा। चलिए, सीढ़ी के तले में रखा गया और अछूत अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम पर एकदम निश्चित थे, जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कई अन्य काम भी करने की इजाजत नहीं थी। यानी कि जाति प्रथा में क्या है कि जो काम आपको दे दिया गया वही काम कीजिएगा, अन्य काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भले ही वह व्यक्ति अयोग्य है तब भी उसे अन्य काम नहीं करना होगा। ठीक है, अन्य काम नहीं करना होगा, क्योंकि हमारे दिमाग ने यह मान लिया है कि इस जाति का व्यक्ति यही कार्य करेगा। जैसे कि कोई बाल काट रहा है, नाई जाति में जन्म लिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आएंगे लोग वो बाल ही काटेंगे। उनको तो पढ़ लिख कर अन्य भी क्षेत्र में जाने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप इस जाति में तो यही काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ है, अच्छे से ग्रंथों का अध्ययन करके भागवत नहीं कर सकता है? कर सकता है? लेकिन हमने जाति के आधार पर क्या समझ लिया है कि ब्राह्मण केवल और केवल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अन्य भी तो लोग योग्य हो सकते हैं, वो लोग भी तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। ब्राह्मण में कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो अयोग्य होंगे, वो कटिंग काटने का काम कर सकते हैं। बताइएगा, ये काम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये जाति के आधार पर हमने क्या किया, कार्य को बंटवारा कर दिया है। ये हमने नहीं, हमारे समाज ने, और ऐसी धारणा बना ली है। ठीक है, हमारे समाज ने ऐसी धारणा बना ली है। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने, मरे हुए जानवरों को गांव में हटाने की इजाजत है। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, कुएं में पानी लेने, यहां तक कि मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं है। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ में स्कूल में बैठ नहीं सकते हैं। इस तरह की ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल है, उन्होंने तथाकथित अछूतों से वंचित रखा। यही बात तो हम बता रहे हैं। इन्होंने पूरी बात बताई हमने आपको। ये जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया, रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, तो आप कह सकती हैं कि जितना अभी तक हम पढ़ के आए वो रूढ़िबद्ध परंपराएं थी, उसी आधार पर भेदभाव हो रहा है या नहीं है? तो यही तो अंतर है जो अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर क्या अंतर है, तो आप जितने अभी पॉइंट पढ़ के आए हैं वो सब रूढ़िबद्ध आधार के आधार पर भेदभाव तो हो रहा था या नहीं? हाँ या ना? चलिएगा,
हाँ, अगले प्रश्न में हम यह देखेंगे कि कैसे भारत एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यह भाग हमें यह समझाने में मदद करेगा कैसी जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या के लोग भेदभाव को शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जातीय व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 वर्ष के थे। वे महाराष्ट्र के। अब ये किनके बारे में कहानी दी गई है, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहानी दी गई है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो ये सामाजिक स्तर पर जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव हो रहा था उसको तोड़ा था। ठीक है, यानी कि जो अभी हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, हाँ यस, एनसीईआरटी पढ़ने से निबंध में काफी फायदा होगा। अभी जितनी बातें हमने पढ़ी थी, जितनी बातें हम पढ़ के आई हैं, उन्हीं परंपराओं को भारत में किसने तोड़ा, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो आपको जो ये एनसीईआरटी में जो पैरा दिया गया है, ये वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाली जो कहानी है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे, हाँ या ना बताइएगा। पढ़ लीजिएगा इसको, है? पढ़ लेंगे, यस। चले हम ये, तो जो अभी तक हमने पढ़ाया उन्हीं के बारे में बातें थी, उन्हीं के बारे में बातें दी गई हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आधार पर इन चीजों के लिए संघर्ष किया। ठीक है, क्लियर है? हाँ, समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए कैसे संघर्ष हुआ, तो ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। ब्रिटिश शासन के दौरान आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था, उसमें भारत में समानता के लिए भी संघर्ष किया जा रहा था। उस संघर्ष की शुरुआत किसने की थी, तो आप कहेंगे माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संघर्ष की शुरुआत की थी। ठीक, हाँ, चलिएगा। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों, किसानों ने अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, जैसा कि पहले ही बात हुई है, बहुत से दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया था। महिलाओं के मांग पर की गई, जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार, पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारी और उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया, और संविधान को लिखने वाले लोगों ने इस बात को जानते थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जा रहा है, और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेताओं ने इन लड़ाइयों के
कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त करते हैं। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। जो हमारे समाज में अभी असमानता व्यक्त थी, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में शुरुआत हुई थी, ठीक है, उसको भारतीय संविधान का क्या रखा गया? में आप कह सकते हैं भारतीय संविधान को, इसकी भारतीय संविधान में इसे मूल्यवान की तरीके से रखा गया। ठीक है, समानता लाने के लिए विशेष फोकस किया गया, यानी कि यह हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था। क्या? कि अब भारत में समानता लाई जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया था। जो एक कब लड़ाई इसकी शुरू हुई थी, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय इसकी लड़ाई शुरू हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो नेता शामिल थे, उन्हीं में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा का हिस्सा थे। तो उनका ये लक्ष्य था कि भारतीयों को समानता दिलाई जाए। इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक काम किया, यानी कि उनका ही यह विचार था। ठीक, क्लियर है?